नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में भी हम अध्ययन करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए अध्ययन करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत हमको प्रदान किए गए हैं। आज़ादी के पूर्व या स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में किसी न किसी रूप में एक बेगार कराने की प्रथा या दास्ता की प्रथा या शोषण करने की प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है, और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, देश को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई और गणतंत्र भारत बना, तो भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र के रूप में देखा जाए और स्थापित हो भारत ऐसे गणतंत्र के रूप में, जिसमें सभी नागरिकों को अपने विकास के सुअवसर प्राप्त हो। और नागरिकों को विकास के सुअवसर प्राप्त होने की एक दफा या एक गारंटी के रूप में ये भी देखा जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण न किया जा सके। और शोषण करने पर प्रायः होता ये है कि व्यक्ति के जीवन को हम जीवन न कह करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन नारकीय जीवन हो जाता है जिस व्यक्ति का शोषण किया जाता है। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्रदान किया गया है नागरिकों को, वो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 23 में कहा गया है, ध्यान देने वाली बात यह है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है किसी भी प्रकार की बेगार का मतलब है जिसमें निर्धारित या निर्धारित से कम पारिश्रमिक दिया जाए, बिना किसी भी पारिश्रमिक के श्रम किया जाए या लिया जाए, और उसको हम बेगार कहते हैं। या बेगार या जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से श्रम नहीं कराया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि बलात्कार किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता। जो प्रचलित दर है सरकार के द्वारा, और ये प्रचलित दर न्यूनतम मजदूरी की समय समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए जो निर्धारित दर है उस दर से कम पर मजदूरी नहीं कराई जा सकती, या उस अवस्थाओं के अभाव में मजदूरी कराने के लिए बाध्य करना, या जबरदस्ती मजदूरी कराना, या बेगार लेना, या बलात्कार करना, बलात्कार का उपयोग करना, ये सारे के सारे कार्य जो हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत तो भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या बलात्कार नहीं कराया जा सकता, या उनसे बेगार नहीं दी जा सकती। जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के श्रम को प्राप्त करना चाहता है, तो राज्य द्वारा जो निर्धारित प्रचलित दर मजदूरी की है उसे प्रदान करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण बड़े मिलते हैं कि जब लोगों को बेगार करने के लिए या बिना श्रम के कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, तो संविधान निर्माता चाहते थे कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को इस बात की गारंटी दी जाए कि उनका कोई शोषण ना कर सके, और शोषण
करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सके। तो इसके लिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेकार या जबरदस्ती या बलात्कार करने को एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन माना गया और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 की उपधारा 2 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कभी राज्य जो है वो सार्वजनिक हित में नागरिकों को श्रम के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन जब अनुच्छेद 23 के सेक्शन 2 के अंतर्गत नागरिकों को श्रम के लिए बाध्य किया जाए या सभी के लिए श्रम अनिवार्य कर दिया जाए, राज्य को जब ऐसी आवश्यकता पड़े या ऐसा महसूस हो तो उस समय लोगों के बीच में किसी भी जाति या धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी भेदभाव कहने का मतलब जब राज्य को आवश्यकता पड़े या राज्य को ये लगे कि लोगों के द्वारा या नागरिकों के द्वारा अनिवार्य श्रम व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, तो अनुच्छेद 23 के सेक्शन 2 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि सार्वजनिक हित में लोगों के लिए श्रम को अनिवार्य किया जाना हो तो उस समय श्रम को अनिवार्य किए जाने की परिस्थिति में किसी भी प्रकार का जात या धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य श्रम की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 23 के सेक्शन 2 के अंतर्गत जब अनिवार्य श्रम की व्यवस्था लागू की जाए तो उस समय भी ये प्रावधान किया गया है कि अनिवार्य श्रम किए जाने पर भी लोगों के शोषण को बचाने के लिए ना तो जाति या धर्म या जन्म स्थान या मूल वंश आदि के आधार पर उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी से अनिवार्य श्रम लागू किया जाएगा। और सभी से अनिवार्य श्रम यदि लागू किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि किया जाने वाला कार्य जो है वो सार्वजनिक हित का है। लेकिन अगर सार्वजनिक हित में जाति के आधार पर, धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा तो वो व्यक्ति के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार के रूप में मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है उसके विरुद्ध वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि बालकों की बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खदान या खतरे वाले या जोखिम वाले कार्यों में करने से मनाही की गई है। और ये कहा गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि उसके जो बालक हैं या भावी पीढ़ी के बच्चे हैं उनको जोखिम वाले कार्यों में यदि उनकी आयु 14 वर्ष से कम है तो कभी भी उनको उन कार्यों में न लगाया जाए। और एक प्रकार से ये बालकों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष की आयु के कम बालकों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया है कि उनके द्वारा उनको खदानों में या जोखिम वाले कार्यों में कार्य करने के लिए या ऐसे कारखानों में कार्य करने के लिए जहां पर उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंच सकती हो या चोट लग सकती हो या किसी प्रकार का जोखिम हो, तो ऐसे परिस्थितियों में उनको कार्य करने के लिए किसी भी रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि भारतवर्ष में
बालकों से भी बेगान लेने की प्रथा विभिन्न सांस्कृतिक या सामाजिक कारणों से रही है, तो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि बालकों को शिक्षा मिले और शिक्षा मिलने के उपरांत वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यद्यपि भारतवर्ष में ये नहीं कहा जा सकता कि 14 वर्ष के बालक आज कहीं पर कार्य नहीं करते हैं, वरन समय समय पर देश की संसद के द्वारा इस संदर्भ में कुछ कानून बना करके बाल श्रम को एक प्रकार से और मजबूती प्रदान की गई है। और ये जो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए मूल अधिकार के रूप में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए किशोर श्रम अधिनियम 1986 और इसके पश्चात किशोर श्रम अधिनियम 1986 में संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसमें कि विस्तार से किन परिस्थितियों में बालकों को 14 वर्ष में जो कम आयु के बालक हैं उनको रोका गया है कि वे जोखिम वाले कार्यों में बिल्कुल भी नियोजित ना किए जाए और उनसे काम लेने की परिस्थिति में एक तरह से कठोरता दंड के रूप में स्थापित की गई है या नियोजक को कठोर दंड दिए जाने की बात कही गई है। फिर इसके पश्चात बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 में एक और श्रम कानून बालकों के संदर्भ में पारित किया गया, जिसमें कि और ये कड़ाई के साथ इस बात का उल्लेख किया गया है कि बालकों को जोखिम वाले कार्यों में यदि उनकी आयु 14 वर्ष से कम है तो उनको बिल्कुल भी कार्य के रूप में नियोजित न किया जाए, और किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा उनको नियोजित किया जाता है तो निश्चित रूप से उसे कठोर दंड का भागी बनना पड़ेगा या कठोर दंड जो है उसे राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक प्रकार से लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। लोकतंत्र में हम कहते हैं या हमारा ध्येय वाक्य है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का शोषण न किया जा सके, और अगर किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा रहा है तभी हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक प्रकार से अपने व्यक्तित्व के विकास करने के सुअवसर प्राप्त हो रहे हैं और लोकतंत्र जो है मजबूती प्राप्त कर रहा है। तो एक सभ्य या स्वस्थ प्रजातंत्र में शोषण का उल्लेख किसी भी रूप में अच्छा या श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, और किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो बालक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी रूप में शोषण जो है उसे रोकना राज्य का उत्तरदायित्व तो माना गया है। और संविधान के द्वारा इसीलिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि वास्तव में एक प्रकार के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तव में कहा जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करके भारतीय नागरिकों को ये प्रयत्न किया गया है या इस बात को सुनिश्चित करने का दावा किया गया है संविधान के द्वारा कि सभी नागरिकों को यदि उनके जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा या संगठन के द्वारा उनका शोषण किया जाता है तो वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि परिपक्व लोकतंत्र में शोषण का कोई भी स्थान नहीं है और किसी भी नागरिक को बाध्य
या मजबूर नहीं किया जा सकता है श्रम के लिए, और व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही कार्य लिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी नियोजक या नियोक्ता या कोई काम देने वाला व्यक्ति पहले कार्य की दशाओं को बताना, और जो कार्य का इच्छुक व्यक्ति है उसके द्वारा इच्छा होने पर ही कार्य कराया जा सकता है। और इस परिस्थिति में जो राज्य के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है वो नियोक्ता को, कर्मचारी को या कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान करना पड़ता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया एक हथियार है, जिसके माध्यम से वह सदियों से चली आ रही बेगारी या जबरदस्ती या बेगार की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कह सकते हैं शस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।